हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। मेरा नाम है रोशन कुकरेजा और मैं ई सरल में एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी आपको केमिस्ट्री सिखाऊंगा। राइट, हम यहाँ पे देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट टू में हमें कुछ नई चीजें और देखने को मिलेंगी, जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं, कैसे फाइंड आउट की जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस टॉपिक में है वो है स्टोइशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट। इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और कैसे स्टोइशियोमेट्री और एलआर का यूज करके हम परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक डिफरेंट केमिस्ट्री, ठीक है, स्टोइशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड केमिस्ट्री है यूडोमेट्री, उसके बारे में भी हम यहाँ पर सीखेंगे। राइट, और इसी की हेल्प के लिए हमारे पास माइंड मैप्स भी हैं, जहां पे माइंड मैप्स में आपको पूरे के पूरे चैप्टर का एक कंपाइल्ड वर्जन मिलेगा और आप डायरेक्टली यहां से अपने फॉर्मूलेज वगैरह सब याद कर सकते हो। क्लियर? काफी अच्छे हैं, काफी मेहनत से बनाए हुए हैं, एक बार देखिएगा, मजा आ जाएगा। राइट, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको मचा देना है हमें, और लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, आपके पास जो भी नई नई नोटिफिकेशंस होगी फटाफट दौड़ती हुई सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ऑल द वेरी बेस्ट। सो हेलो एवरीवन, आज हम सेकंड पार्ट यहां पर देखने जा रहे हैं, जिसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स और आपके स्टोइशियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। राइट, तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म से। कंसंट्रेशन टर्म्स को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि कंसंट्रेशन टर्म्स, ये वर्ड जो है ये क्या है और ये किसके लिए वैलिड है। जब कभी भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एटम, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां पे हमें मेजरमेंट सीखना है कि हम कैसे केमिकल एंटिटीज को मेजर कर सकें। और एक ऐसा ही टाइप आता है जब एक से ज्यादा चीजें आपस में होमोजीनियसली मिक्स होने लग जाए। अब जब चीजें होमोजीनियसली मिक्स होंगी तो उनके मिक्स होने पर एक चीज बन के आएगी जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन क्या चीज है, सॉल्यूशन होता क्या है। जब कभी भी दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में इस तरह मिक्स किया जाए कि वो होमोजीनियसली एक साथ इस तरह मिक्स हो जाए कि उनका सिंगल फेज आके बन जाए, यानी कि अगर आप दो चीजों को मिला रहे हो और वो एक ही फेज जैसी हो जाए, अगर उन दो मिलाने वाली चीजों का फेज डिफरेंट है और वो सेम भी हो सकता है, तो दो चीजें जब आपस में इस तरह मिक्स हो जाए कि उसका हर एक कंपोनेंट एक जैसा रहे थ्रू आउट द बल्क, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। राइट, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस विल बी आपका सॉल्यूशन। ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, जनरली हम केमिस्ट्री में दो यूज करते हैं। ठीक है, एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये टू कंपोनेंट सिस्टम, इसको हम बाइनरी सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब यहां पर जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट है उसकी गणना, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, जो चीज मिलाने पर जिसके फेज जैसी हो जाए, जैसे अगर मैं शुगर और वाटर ऐड कर रहा हूं, तो शुगर और वाटर ऐड करने पर क्या होता है, आपका जो मिक्सचर बनता है वो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, जिसको हमने सॉल्यूशन कहा। और वो सॉल्यूशन का जो फेज होता है, ठीक है, वो उस कंपोनेंट के फेज से अगर मैच खाए, जैसे कि वाटर लिक्विड था और आपका जो सॉल्यूशन है वो भी लिक्विड है, ठीक है, तो जनरली आपका सॉल्वेंट वाटर हो जाएगा। राइट, बट अगर मैं आपसे ये बोलूं कि दोनों ही लिक्विड हो, ठीक है, या दोनों ही सॉलिड हो, तब क्या होगा, तब जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये टू कंपोनेंट सिस्टम हम लेके चलेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशंस को मेजर करने के लिए, क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा पार्टिकल सिस्टम है, हम एक चीज को मेजर नहीं करेंगे, हम सिर्फ सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को मेजर नहीं करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेकर आए हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली आपके जब एक से ज्यादा टाइप का कोई सिस्टम बनता है, इस केस में सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, तो वहां पर जब आप मेजर करोगे तो आप कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करोगे, यानी कि एक का मेजरमेंट रिलेटिव टू अदर, सॉल्यूट का रिलेटिव टू सॉल्वेंट, सॉल्यूट का रिलेटिव टू सॉल्यूशन एंड वाइस वर्सा। ठीक, तो हमें क्या देखना है, कंसंट्रेशन के बारे में जानना है और कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है उनके बारे में जानना है। तो कंसंट्रेशन इज द अमाउंट, अगेन हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट की, तो हम बात किसकी करेंगे, अमाउंट की। इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन द यूनिट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और इन सम केसेस यूनिट अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। राइट, तो कंसंट्रेशन क्या है, एक रिलेटिव मेजरमेंट का तरीका, कि आप सोल्यूट को मेजर कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट यू आर टेकिंग और विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन यू आर मेकिंग। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पे इकलौता एक चीज
आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। सॉल्यूशन में हमेशा दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर रिलेटिव मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, सोल्यूट का विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और सोल्यूट का विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, राइट। ये कंसेंट्रेशन होता है। तो कंसेंट्रेशन दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है कंसेंट्रेटेड और एक हो सकती है डाइल्यूट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट? कंसेंट्रेटेड का मतलब होता है कि जिसके अंदर सोल्यूट इज रिलेटिवली मोर, यानी कि आपका सोल्यूट जब सॉल्वेंट के मुकाबले ज्यादा हो तो उसको आप क्या कहोगे? कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, राइट। और अगर आपका सोल्यूट जो है वो क्या हो? रिलेटिवली लेस हो, सोल्यूट इज रिलेटिवली उस सिनेरियो में आप क्या कहोगे कि आपका सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है। यानी कि अगर मैं आपसे यह बोलूं कि आपका कंसंट्रेशन जो है, जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है, राइट, तो आप ये मान के चलोगे कि आपका सॉल्यूट बहुत ज्यादा मात्रा में है। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन बना है उसके अंदर सॉल्यूट रिलेटिवली बहुत कम है। एंड व्हाई एम आई यूजिंग अगेन रिलेटिवली? बिकॉज इट इज अ रिलेटिव वे ऑफ मेजरमेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। A dilute solution has a very small quantity of solute, while concentrated solution has a large quantity of solute in solution. ठीक है। Aqueous solution, ये वर्ड बार बार आएगा, aqueous solution। aqueous solution का मीनिंग क्या होता है कि आपका सॉल्वेंट क्या हो? वाटर हो। मोस्टली जो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, जो कि सॉल्यूशंस की केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, उसमें आपका मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका वाटर सॉल्वेंट होता है। यानी कि जहां पे सॉल्वेंट वाटर हो उसको हम क्या कहेंगे? aqueous solution। चलिए अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट चीज कंसेंट्रेशन टर्म्स पर। अलग अलग तरह की कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं। अगर मैं आपसे यह बात बोलूं कि आप सोचो कि आपके पास कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट सिस्टम है, आपने उनको बनाया और आपने एक सॉल्यूशन तैयार किया, ठीक, तो ये दो चीजों का सिस्टम बना, राइट। अब कंसेंट्रेशन टर्म जो है, ठीक है, ये अलग अलग हो सकती है। यानी कि मैं उसको एक तरह से मेजर कर सकता हूं, जैसे हम डिस्टेंस की बात करें तो मैं किलोमीटर्स में भी मेजर कर सकता हूं, मैं सेंटीमीटर्स में भी मेजर कर सकता हूं, मैं मीटर में भी मेजर कर सकता हूं, राइट। इसी तरह कंसेंट्रेशन टर्म्स के अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग तरीके से हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं, बट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट बिकॉज मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक। हम कभी कभी कंपैरिजंस करते हैं कि इस कंसेंट्रेशन टर्म की जो मैग्नीट्यूड है और इस कंसेंट्रेशन टर्म की जो मैग्नीट्यूड है, इनमें क्या रिलेशन है, कौन ज्यादा है। तो कभी कभी जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दिस कंसेंट्रेशन टर्म इज मोर देन दिस, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अमाउंट ज्यादा या कम है, राइट। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है तो अमाउंट डेफिनेटली डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंट कंसेंट्रेशन टर्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि अमाउंट डिफरेंट है, अमाउंट सेम भी हो सकता है। तो सबसे पहले कंसेंट्रेशन टर्म में जो आती है, जनरल टर्म्स आती है, जो जनरली हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे डेंसिटी। डेंसिटी हमें पता है मास बाय वॉल्यूम, ये भी एक तरीके का कंसेंट्रेशन टर्म है, क्योंकि आप मास को ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। आपने एक सॉल्यूशन तैयार किया, ठीक, उसका कुछ वॉल्यूम था, उसमें आपने सोल्यूट का कितना मास डाला होगा, दैट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। यहां पे मैं प्योर सब्सटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? सॉल्यूशन की, राइट। यूनिट क्या होगी? जो मास का यूनिट है, जो वॉल्यूम का यूनिट है, तो मास का यूनिट ग्राम और इसका सेंटीमीटर क्यूब या फिर सीसी। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, हमने एक टॉपिक पढ़ा था वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी भी एक तरीके की रिलेटिव डेंसिटी है। तो रिलेटिव डेंसिटी एक्चुअली है क्या? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस, ठीक है। वेपर डेंसिटी में हमने क्या लिया था? गैसेस के लिए लिया था, और यहां पर हम क्या ले रहे हैं? जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? जिस डेंसिटी की आप बात कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस सब्सटेंस। तो इस रेशियो को हम क्या कहेंगे? रिलेटिव डेंसिटी। अब यूनिट क्या होगी रिलेटिव डेंसिटी की? यूनिटलेस होगा, क्योंकि ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ डेंसिटी है, राइट। अब आता है अपन सबसे बेसिक जो हम कंसेंट्रेशन टर्म यूज कर सकते हैं। अगर आपने एक सैंपल लिया है और उस सैंपल साइज के अंदर आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, तो सोल्यूट का अमाउंट पर 100 ग्राम, 100 ग्राम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे क्या है? मास है। तो यो भी आपका सैंपल साइज है, ठीक है। अगर वो पर 100 ग्राम ऑफ सैंपल साइज में है, मतलब आपने कितना सोल्यूट ऐड किया है पर 100 ग्राम सैंपल साइज में, वो आपका क्या कहलाएगा? मास परसेंट, ठीक है।
परसेंटेज बाय मास का एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को हम समझे कि मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास लेट सपोज कैपिटल W इन ग्राम्स ले लेते हैं, ठीक, इतना मेरे पास सैंपल साइज है, ठीक है, उसमें जो हमारा सोल्यूट है, क्योंकि अपन कंसंट्रेशन टर्म की बात कर रहे हैं तो उसको मैं स्मॉल w लिख देता हूं इन ग्राम्स। तो W ग्राम कैपिटल वाला उस सैंपल साइज में आपका कितना है, W ग्राम, राइट, स्मॉल वाला। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में कितना होगा, W बाय कैपिटल W इन ग्राम्स। तो 100 ग्राम में कितना होगा, 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, W बाय कैपिटल W इंटू 100। ये मेरा फॉर्मूला बन गया परसेंटेज W, परसेंटेज वेट वाला, परसेंटेज मास वाला, परसेंटेज W बाय W वाला, दोनों बोल सकते हो। तो परसेंटेज बाय मास W बाय W, स्मॉल w बाय कैपिटल W, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपने कितना वेट लिया सोल्यूट का अपॉन आपके टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना है इंटू 100, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 29% NaOH बाय मास है, बाय मास एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 29 ग्राम NaOH है, ठीक, और मास कंजर्व रहता है क्योंकि, तो 29 ग्राम NaOH है, ठीक है, वो पूरे 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन लिख सकता हूं मैं यहां पे, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन। और आपको बोला हुआ है कि ये एक्वस सॉल्यूशन है अगर, तो 29 ग्राम NaOH हो गया, तो बाकी का बचा हुआ, ठीक है, 71 कितना हुआ, 71 ग्राम आपका वाटर हो गया, या फिर 71 ग्राम H2O। इसको हम कहते हैं परसेंटेज W बाय W या परसेंटेज बाय मास या मास परसेंट, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों तीनों चारों का मतलब सेम होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। X% बाय मास मींस 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन X ग्राम सोल्यूट, राइट, सिंपल। 29% का मतलब 29 ग्राम सोल्यूट, और 100 में से माइनस कर दोगे तो इतना सॉल्वेंट आ जाएगा, या फिर ये बोल दो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपका जो परसेंट दिया हुआ है वो सोल्यूट का मास है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं मास वॉल्यूम परसेंट, ठीक। यहां पे जो टर्म है, यहां पे मास और वॉल्यूम दोनों है, यानी कि कितना मास कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व किया है, ये डेंसिटी नहीं है, ये परसेंटेज वेट बाय मास, वेट बाय वॉल्यूम है। डेंसिटी हम कब कहते हैं, जब आपका मास बाय वॉल्यूम सिंपली जो रेशियो आता वो डेंसिटी होता, लेकिन ये मास बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या है कि आपके 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी 100 ml में कितना मास आपने सोल्यूट का ऐड किया है इन ग्राम्स, ठीक है। उधर मास बाय मास था तो यूनिटलेस था, ये यूनिटलेस नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास क्या है, 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेट से NaOH लिया आपने, ठीक है, तो मास वॉल्यूम परसेंटेज कितना हो जाएगा 5%, क्योंकि 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है 5 ग्राम, तो इसको अपन क्या कहते हैं, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसका फॉर्मूला वही हो जाएगा जो W बाय W का होगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन हाउ मच, 100 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 100 ml। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास 1 लीटर में 1 लीटर सॉल्यूशन अगर मुझे दिया हुआ है और उसमें 50 ग्राम NaCl है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे 1000 ml और cc एक ही बात है, तो 1000 ml में हमारा NaCl कितना है, 50 ग्राम NaCl। तो ये क्या हुआ, क्या ये परसेंटेज W बाय V हुआ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये 1000 ml में है, हमें किस में निकालना है 100 ml में। तो अगर 1000 ml में 50 है तो 100 ml में बच्चों कितना होगा, 100 ml में अपना कितना हो जाएगा 5 ग्राम NaCl। आ गई बात समझ में। तो अब ये जो 5 ग्राम है ये है तो मास, इसको रिप्रेजेंट अगर हम करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं कि परसेंटेज W बाय V क्या हो गया यहां पे 5%। इसका मतलब कि जितना मास इन ग्राम्स इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, उसको आप क्या कहोगे, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। समझ में आ गई बात, ठीक। लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट वॉल्यूम परसेंटेज, जैसे मास परसेंटेज में मास बाय मास था, वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा, राइट। बोथ कंपोनेंट्स आर इन लिक्विड स्टेट, ठीक। इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पे दोनों वॉल्यूम है, उधर ग्राम लिया था, इधर ml ले लो,
सर ml नहीं लीटर लीटर लेना चाहे वो भी ले सकते हो। सर हम तो डेसीलीटर लेना चाहते हैं, डेसीलीटर ले लो। आप जो भी यूनिट लोगे यूनिट सेम होनी चाहिए, प्रीफिक्सेस सेम होने चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 विल बी योर परसेंटेज V by V। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब हम कुछ डिफरेंट लेकर आते हैं, कुछ नई चीज लेकर आते हैं, और वो लेकर आते हैं हम मोल परसेंट। मोल परसेंट भी परसेंटेज की तरह ही रिप्रेजेंटेशन है। यहां पे वेट नहीं होगा, यहां पे वेट बाय वॉल्यूम नहीं होगा, यहां पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, मोल होगा। सिंपल सी बात है, नाम क्या है, मोल परसेंट, तो क्या होना चाहिए, मोल होने चाहिए। तो मोल परसेंट क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100 और इसमें से इस क्वांटिटी को भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि मोल्स बाय टोटल मोल्स क्या कहलाते हैं। समझ में आया। सिंपली अगर वॉल्यूम परसेंट लिखा है तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड। अगर वेट परसेंट लिखा है तो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज बोलेंगे तो 100। समझ में आ गई बात। अगर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बोला है तो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ में आ गई बात। इसी तरह मोल परसेंट बोलेंगे तो क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के टोटल है तो टोटल मोल्स इनटू 100। क्या बोलेंगे इसको, मोल परसेंटेज। इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो आप मेजर करना चाहते हो फॉर सॉल्यूशन, तो आप क्या बोलोगे कि इसका परसेंटेज कितना होगा। सर जिसको मेजर कर रहे हो, लेट्स से मैं वेट को मेजर कर रहा हूं, अपॉन वेट के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो नीचे टोटल वेट इंटू 100। अगर मैं वॉल्यूम मेजर कर रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इंटू 100। सर मैं वेट मेजर कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। मतलब जो भी परसेंटेज आपको गिवन है, जिसका भी मोल का है तो ऊपर मोल नीचे मोल, ऊपर मोल सॉल्यूट का नीचे मोल सॉल्यूशन का इनटू 100। बेसिक समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। फॉर गैसेस परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज सेम एज मोल परसेंट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन, सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि अवोगाद्रो भाई साहब ने क्या कहा है कि अगर आपका तापमान, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, कांस्टेंट है, तो आपके मोल्स का परसेंटेज या फिर मैं बोलूं मोल्स का अमाउंट वॉल्यूम के अमाउंट के प्रोपोर्शन में होगा। यानी अगर 1 2 3 मोल है तो 1 2 3 वॉल्यूम कंपोनेंट्स होंगे। लीटर नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पी और टी पता नहीं है। जब तक मुझे पी और टी और आर नहीं पता, आर तो पता है यूनिवर्सल है, तो पी और टी नहीं पता, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि वॉल्यूम कितना होगा, लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि वॉल्यूम का अमाउंट किस रेशियो में होगा। वो उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में मोल होंगे। अगर सबके मोल सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा। कितना होगा, जब पी और टी पता होगा तब कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए यहां पे मोल परसेंट को हम डायरेक्टली वॉल्यूम परसेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर गैसेस। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन, अभी मैंने आपको एक बक्से में पैक करके एक चीज बताई थी कि ये हमें आगे काम आएगी। मोल फ्रैक्शन कुछ उसी तरह है। अगर हमारे पास एक कंटेनर है, क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस एक्वस सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ मिक्स कर रहे हैं, लेट्स से NaCl मिक्स कर रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन आपका सिंपली ये हो जाएगा कि आपने कितने मोल सॉल्यूट के ऐड किए हैं टोटल मोल्स के अंदर। सर टोटल मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, जो दो चीजें आपने ऐड की हैं उनके मोल्स कैलकुलेट करके। सर मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर वेट गिवन है तो डिवाइड बाय मोलर वेट से, नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन है तो Na से डिवाइड करके, राइट, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप एक एंटिटी, एक कंपोनेंट के मोल लेके आ जाए और उसको टोटल मोल्स में डिवाइड कर दें। टोटल मोल्स कैसे निकालेंगे, जो दूसरा मोल है, जो दूसरा अमाउंट है, ठीक है, मोल नहीं, जो दूसरा सब्सटेंस है उसके मोल कैलकुलेट करके, ठीक। तो आप लोग जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, अब ये सॉल्यूट स्पेसिफिक नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन कभी भी सॉल्यूट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो। आप 2 क्यों, आप 4 चीजें ऐड करो, आप 5 चीजें ऐड करो, आप 10 चीजें ऐड करो, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन है रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। देखो यहां पे हमने सॉल्यूट नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है, वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द सब्सटेंस। अगेन मैंने यहां पे 2 नहीं बोला है, 2 नहीं बोला है कि 2 में जो आपने बनाया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के,
ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर एक सब्सटेंस के मोल ले लें और टोटल मोल से डिवाइड कर दें जितने भी सब्सटेंस उस प्रॉपर उस मिक्सचर में प्रेजेंट है, तो आप क्या कहोगे, उस रेशियो को क्या कहोगे, मोल फ्रैक्शन। समझ में आ गई बात। द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इन अ सॉल्यूशन ऑलवेज इक्वल टू 1। कैसे, मान लीजिए मैंने तीन चीजें मिलाई, ए बी और सी, ये तीन चीजें मैंने मिला ली है ना। अब ये तीन चीजें मिलकर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो इसका जो मोल फ्रैक्शन मैं उसको x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। x से क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, a के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक। ऐसे ही b के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, इसी तरह c के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अगर आप तीनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दो तो Na एंटी 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 डिनोमिनेटर कॉमन है, तो Na प्लस एनबी प्लस एनसी डिवाइड बाय एनटी। अब Na प्लस एनबी प्लस एनसी खुद क्या है, टोटल मोल्स ही तो है, तीन ही तो चीजें हैं, तो तीनों को ऐड करोगे, तीनों के मोल फ्रैक्शंस को ऐड करोगे तो आपके पास सम क्या आएगा, 1। ये तो तीन की बात है, अगर 2 लेता तो सर तब भी 1 होता, अगर 4 लेता तो भी सम 1 होता। तो जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है सबके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होना चाहिए, 1। गेटिंग माय पॉइंट। It is as easy as all the concentration terms. Mole fraction of a solute, moles of solute upon total moles. खत्म कहानी, ये आपका मोल फ्रैक्शन हुआ। नेक्स्ट मोलैरिटी, ये आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का बैकबोन होगा। ये वर्ड जो है आप इतनी बार सुनोगे कि आप अपना नाम भूल जाओगे, लेकिन मोलैरिटी वर्ड कभी नहीं भूलोगे। और जितना फ्रीक्वेंटली ये टर्म यूज होता है उतना ही इजी ये इसका डिस्क्रिप्शन भी है। मोलैरिटी वर्ड में मोल सुनाई में आ रहा होगा आपको, रिवर्ब हो रहा होगा कि मोल मोल जैसा कुछ है, और वही है, मोल के बारे में पढ़ रहा है तो मोल के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। मोल मोलैरिटी यानी कि आपके कितने मोल्स हैं सोल्यूट के, अगेन ये सोल्यूट स्पेसिफिक है। तो अगर आपने सोल्यूट के जो मोल्स हैं वो 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने यूज किए हैं, ठीक है, तो आपने जो मोल सोल्यूट के लिए और आपने 1 लीटर सॉल्यूशन उससे बना दिया, तो ये जो रेशियो आएगा ये मोलैरिटी है। सिंपली आपने कितने मोल सोल्यूट के लिए और उसको डाला एक कंटेनर में, ठीक है, और उस कंटेनर का मिलाने के बाद जो वॉल्यूम बना, ठीक है, टोटल, क्योंकि एक चीज मिलाओगे थोड़ी, मिनिमम 2 चीजें तो चाहिए आपको। तो आपने सोल्यूट का जब 1 मोल लिया और आपने उसको 1 लीटर में डिसॉल्व कर दिया, तो आपके पास जो क्वांटिटी आई, जो रेशियो आया, मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 मोल और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर, तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं 1 मोलर। The number of moles of solute present in 1 liter or 1 decimeter cube, ठीक है, 1 decimeter cube of the solution और millimole of solute present in 1 ml of solution। बात वो हो गई, ऊपर भी मिली नीचे भी मिली, ठीक। तो ये जो रेशियो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल n से, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल V से। तो ये हमारा क्या हो जाता है, मोलैरिटी। अब यानी कि अगर मुझे 0.5 मोलर कहीं लिखा हुआ दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर में और 1000 ml में दोनों एक ही बात है, आपको 0.5 मोल्स किसी के मिलेंगे। किसके, जो आपने ऐड किया, मैंने NaOH ऐड किया तो वो 0.5 मोल NaOH के हो जाएंगे, ठीक है। ये मास नहीं है, ये उसके मोल्स है, यानी कि मैं हाउ मच ऑफ द अमाउंट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। हाउ मच, मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, और जब मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं तो केमिकल रिएक्शन में, है ना, ये काफी काम आने वाला है, क्योंकि वहां पे कितने पार्टिकल्स रिएक्ट करते हैं वो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। स्टोइशियोमेट्री का बेसिस वही है, ठीक है। तो ये बेसिक सा डेफिनेशन है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। इसको अगर आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स को मैं क्या बोलता हूं, वेट बाय मोलर वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। अगर आपको वॉल्यूम ml में दिया हुआ हो तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000 करोगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका मोलैरिटी। तो आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, राइट। ऐसे आपका क्या निकल जाएगा, मोलैरिटी, वेट, मोलर वेट, वॉल्यूम, इनका बीच में रिलेशन निकल आएगा, राइट। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है मोलैरिटी की छोटी बहन मोलैलिटी। मोलैरिटी की छोटी बहन है ये मोलैलिटी। मोलैरिटी आपके सॉल्यूशन को लेके चलता है, जैसे होता है ना
छोटे भाई छोटे बहन जो होते हैं वो थोड़ा सा अपने आप को प्रिविलेज समझते हैं, ठीक है, सारी जिम्मेदारी बड़े भाई बहनों पे होती है। तो उसी तरह मोलालिटी क्या कहती है कि मैं सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में तो नहीं निकालूंगी, मैं किसके रिस्पेक्ट में निकालूंगी, मैं अपने सॉल्वेंट के स्पेसिफिक कंसंट्रेशन टर्म्स से जानी जाऊंगी, राइट। तो जब आप सोल्यूट के मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में ऐड करते हो तो वो मोलारिटी कहलाती है, राइट। लेकिन अगर आप सोल्यूट के वही मोल सॉल्वेंट के 1 kg में निकालो तो उसको हम क्या कहते हैं, मोलालिटी। मोलालिटी में ज्यादा फर्क नहीं है, ऐसे तो फर्क है बट ज्यादा फर्क नहीं है। एक तो नाम का फर्क है, राइट, दूसरा उधर कैपिटल एम इधर स्मॉल एम, ठीक है। और मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय या फिर इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। द नंबर ऑफ ग्राम मोल का मतलब भी मोल ही होता है, ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। 1000 ग्राम बोले तो 1 kg, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलालिटी क्या हुआ, मोल्स ऑफ सोल्यूट कूल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये आपका क्या हो जाएगा, मोलालिटी। इसका मतलब 0.5 मोलल, इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 मोलल। अच्छा, इसको मोलल बोलेंगे, उसको मोलर बोलेंगे, राइट। MOLAL here and MOLAR there. 0.5 मोलल solution implies that 0.5 मोल of solute किसमें प्रेजेंट, 1 kg सॉल्वेंट में। समझ में आ गई बात। तो यहां पे ऊपर भी मोल, ऊपर मोल नीचे वेट, उधर ऊपर मोल नीचे वॉल्यूम, राइट। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन से समझ लेते हैं। If 5 ग्राम ऑफ NaOH are dissolved in 5000 ml of water, what is the molarity of solution? सिंपल सा है। मोलारिटी के लिए जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वो क्या किया था, मोल्स बाय वॉल्यूम, या फिर हमने क्या कहा था, वेट बाय मोलर वेट इनटू वॉल्यूम, इधर डिवाइड में लीटर्स में। तो मोलारिटी निकालने के लिए क्या कहेंगे, वेट गिवन है 5, मोलर वेट कितना होता है NaOH का 40, और वॉल्यूम कितना है 500 ml, 5000 ml या कि 5 लीटर्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/40 मोलर, ठीक है। इसको एक और तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, m/40। इसका मतलब भी क्या होगा, सेम टू सेम 1/40 होगा, या तो 1/40 मोलर बोल दो या m/40 सॉल्यूशन ऑफ NaOH बोल दो, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, 1/40 मोल्स 1 लीटर में प्रेजेंट है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मेलिटी। अब ये फॉर्मेलिटी का मतलब क्या है, ये फॉर्मेलिटी वो अंग्रेजी शब्द जो फॉर्मेलिटी होता है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फॉर्मेलिटी बेसिकली फॉर्मूला यूनिट्स के लिए यूज होता है। जैसे हमने बोला था फॉर्मूला यूनिट मास, तो फॉर्मूला यूनिट मास का जो कंसेंट्रेशन टर्म अगर आपको ऐड करना हो, निकालना हो, तो आप क्या बोलोगे, फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी कुछ नहीं, वहां पे मोल्स बाय क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट हो जाएंगे बस, इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सेम टू सेम मोलैरिटी जैसा, बट यहां पे मोल्स सब्सटेंसेस के थे, यहां पे फॉर्मूला यूनिट्स के हैं, राइट। तो ये फॉर्मेलिटी हो गया अपना, सिंपल 1 वर्ड। अब आता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन होता है 10 लाख, 10 लाख में होते हैं 10⁶। तो इसके अंदर जितना पार्ट्स होगा, पार्ट सर किसका, किसका टुकड़ा, टुकड़ा नहीं, मास ले रहे हो तो मास बाय मास, इन हाउ मच मास, 10⁶। तो 10⁶ तो 10 मिलियन हो गया। क्या कोई लैब है ऐसी जहां पे इतना बड़ा अमाउंट होता हो किसी भी चीज का, सॉल्वेंट का हो या सॉल्यूशन का हो? कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो बेसिकली मैं ये बोलूं कि अगर मेरे पास 1 मोल कुछ हो, ठीक है, तो 10⁶ उस रेशियो में कुछ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट। बट इतना बड़ा अमाउंट हमारे पास नहीं होता, ठीक है। इतने बड़ा लीटर्स, इतना बड़ा मोल किसी नहीं होता। मतलब प्रैक्टिकली ये तो फिर जाइगेंटिक मेजरमेंट्स हो गए, ठीक है। हम लैब में करते हैं छोटे छोटे मेजरमेंट, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, इस टाइप में मेजरमेंट करते हैं। इसको हम बड़ा नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, लेकिन इसको तो छोटा कर सकते हैं। तब भी रिलेटिव टर्म्स में हम मेजर तो कर सकते हैं। यानी कि जब आप पीपीएम की बात करते हो, पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हो, तो आपके पास 1 मिलियन में कितना होगा, लाइफ साइज अमाउंट तो नहीं होगा। बेसिकली 1 मोल अच्छा खासा अमाउंट होता है, तो उसको 1 मिलियन में रखना, ठीक है, नहीं। यानी कि सॉल्यूट बहुत कम नेग्लिजिबल अमाउंट में जब हो,
यानी कि ये उन कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए यूज होता है जिनका कंसंट्रेशन का वैल्यू बहुत कम हो, बहुत फाइन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर कुछ एक ऐसा पार्टिकल मिक्स हो, ठीक है, जो ना के बराबर प्रेजेंट हो। जैसे धातु में फ्लोरीन का होना, फ्लोराइड कंसंट्रेशन का होना, पानी में क्लोराइड कंसंट्रेशन का होना, इस टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स को हम यूज करते हैं पीपीएम की हेल्प से, ठीक है। व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो अगर मास के टर्म में ले रहे हो तो मास बाय मास होगा, अगर वॉल्यूम के टर्म में लोगे तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन हाउ मच? 10 की पावर 6, ठीक है। इसको आप क्या कहोगे? पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि सोल्यूट इतना कम है आपका प्रैक्टिकली आपके पास सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, सोल्यूट बहुत कम है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं मास ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकता हूं। इनको आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते क्योंकि सोल्यूट आपके पास बहुत कम है। तो जब कभी भी वेरी 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 डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात आ जाए तो आपके पास पीपीएम इज अ बेटर वे टू मेजर, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 10 की पावर 6। वही बात अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मेरे पास m मास ऑफ सॉल्यूशन है तो उसमें मान लो w मास ऑफ सोल्यूट है, तो 1 में कितना होगा? w बाय m। तो 1 मिलियन में यानी 10 की पावर 6 में कितना होगा? w बाय m इंटू 10 की पावर 6। ये आ गया आपका फॉर्मूला, सिंपल। तो पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट अपॉन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6 इज योर पार्ट्स पर मिलियन, राइट। यूनिट क्या होगी? ऊपर भी मास नीचे भी मास, तो क्या होगी आपकी यूनिट? नहीं होगी। पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, जब बिलियन आ जाएगा तो 10 की पावर 9 हो जाएगा। और ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत छोटे छोटे अमाउंट को मेजर करने के काम आता है, ठीक है। ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर मिलियन और बिलियन ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसी तरह पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन हो जाएंगे। जैसे पीपीएम हुआ 10 की पावर 9 हुआ बिलियन में, और ट्रिलियन में 10 की पावर 12 हो जाएगा, ठीक, एंड सो ऑन। नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म्स तो ऑलमोस्ट हमारी हो चुकी है, सब कुछ हो चुकी है, ठीक है। कुछ हैं जो आगे आएंगी, उससे पहले हम देखते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। जनरली हम क्या करते हैं, जब भी एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, एसिड बेस केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, वो देखेंगे हम क्या होता है। जब आप किसी भी दो चीजों को या दो चीजों से ज्यादा जो ऑलरेडी सॉल्यूशन है, भाई मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट लिया, मिक्स किया, मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट किया, मिक्स किया, अब मैं इनको मिक्स करूं, जैसे एक हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है और दूसरा हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ठीक है, तो कई चीजें हो सकती है। जैसे ये अगर एसिडिक सॉल्यूशन है और ये बेसिक सॉल्यूशन है तो एक दूसरे को काट देंगे क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन है या एसिडिक सॉल्यूशन है तो ये दोनों मिक्स होंगे, यानी मोल्स बढ़ाएंगे, H+ के मोल्स को इंक्रीज करेंगे। लेकिन H+ के मोल्स इंक्रीज होंगे तो भाई साहब सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी तो इंक्रीज होगा, तो सॉल्यूशन डाइल्यूट बनेगा कि कंसंट्रेट बनेगा, ये हमको यहां पर चेक करना है, राइट। इसी तरह अगर हम दो चीजों को मिक्स करें जो कि रिएक्ट कर भी सकती है इन केस ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, और चाहे तो रिएक्ट ना भी करें, तो उस केस में जो आपका जो फाइनल कंसंट्रेशन बनता है, जो सॉल्यूशन बनता भी है कि नहीं बनता है, या सिर्फ पानी रह जाता है, सोल्यूट एक दूसरे को काट पीट के खत्म हो जाते हैं, हम उन सब चीजों को यहां पे देखेंगे, ठीक है। तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स पे बेस्ड है। क्या ऐसा कोई लॉ होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, लेकिन यहां पे आपको समझाने के लिए हमने यहां पे क्या लिखा हुआ है कि मोल्स जो होते हैं वो किसी भी मिक्सिंग में, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मिक्सिंग, यहां पे मैं रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे जब आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो तो उनके मोल्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। मोल्स कब डिस्ट्रॉय होते हैं? जब चीजें रिएक्ट करती है, रिएक्ट ही नहीं करेंगी तो मोल्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, तो तब आपके मोल्स जो होंगे वो कंजर्व्ड रहेंगे। केस 1, 2 सॉल्यूशन हैविंग सेम सोल्यूट। सेम सोल्यूट मतलब वही एक ही टाइप का है, तो फाइनल मोलैरिटी क्या होगी? टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। कैसे? आपने एक चीज लिया, ठीक है, उसकी मोलैरिटी मैंने बोल दी m1, दूसरे की मैंने क्या बोल दी? m2, ठीक है। जब आप इनको ऐड करोगे तो देखो यहां पे मोल्स कितने हुए? m1v1, और इसके मोल्स कितने हुए? m2v2। समझ में आ गई बात? तो क्या बोल रहा है कि 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम सोल्यूट,
ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, टोटल मोल्स कितने हुए, n प्लस n, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, V1 प्लस V2, n कितना था इसका, M1V1 प्लस n कितना था दूसरे वाले का, M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये आपका फाइनल क्या हो गया, ये आपका फाइनल मोलैरिटी हो गया। भाई जितने मोल्स थे, जितना टोटल वॉल्यूम हुआ, दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, फाइनल मोलैरिटी, राइट, इजी। केस 2, जब आपने मिलाया तो सही, लेकिन आपने बाहर से सॉल्वेंट और ऐड कर दिया। ये भाई साहब वो केस है जो हमारे घरों पे जब दूध आता था तो उसमें पानी मिला हुआ आता था। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन, ठीक है, किसी भी चीज की कंसंट्रेशन को कम कर देना, या फिर देसी भाषा में बोले तो पतला कर देना, ठीक है, उसको अपन कहते हैं डाइल्यूशन। उसको फैंसी भाषा में बोलोगे तो आप बोलोगे एक्स्ट्रा सॉल्वेंट इज एडेड, ऐसे लग रहा है कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं, राइट। तब क्या होता है, तब आपके अगेन मोल्स रिएक्ट कर नहीं रहे, तो मोल्स आपके उतने ही है, आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन कम हो रही है, राइट। द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डू नॉट चेंज बट मोलैरिटी चेंजेस। व्हाई? बिकॉज मोलैरिटी इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, सो व्हेन दिस इंक्रीजेस दिस डिक्रीजेस। गेटिंग माय पॉइंट? तो फाइनल मोलैरिटी क्या होगी, मोल्स कैसे निकाले थे हमने, n बाई वी, तो n कितना हुआ, m इंटू वी, तो बस मोल इंटू मोलैरिटी इंटू आपका वॉल्यूम वही रहेगा। तो पहले कितने मोल्स थे, m1v1, पहले कितना वॉल्यूम था, v1, तो फाइनल मोलैरिटी, अब पहले की बात करें अगर अपन, तो प्रीवियस मोलैरिटी क्या रही होगी, m1v1 अपॉन v1, v1 से v1 m1, सिंपल। अब क्या हो गया, अब आपने एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो ऐड किया वो क्या हो गया, v2, ठीक है। तो ये आपके पास बना m1v1 अपॉन v1 प्लस v2, समझ में आया। v2 इज द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्वेंट एडेड इन एक्वस सॉल्यूशन वाटर, ठीक। अब अगर मान लो मैं वॉल्यूम जो है, जो भी सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, वो n टाइम्स बढ़ा दूं, जैसे मैंने क्या कर दिया, आपसे बोलूं कि यहां पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने वॉल्यूम को 2 गुना कर दिया, तो वॉल्यूम को 2 टाइम्स कर देने पे ये कितना हो जाएगा, हाफ। वॉल्यूम को 3 टाइम्स कर देने पे ये क्या हो जाएगा, 1/3, राइट। तो जब आप n फोल्ड करोगे तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, प्रीवियस का n टाइम्स। तो अगर मैं यहां पे ये लिखूं m1 इज इक्वल टू n बाई v1, तो m लेट से m डैश बोल दूं, अगर मैं डैश मत बोलो, इसको बोल दो m x बोल दो, तो n बाई v1 x टाइम्स हो गया अकॉर्डिंग टू n टाइम्स डाइल्यूशन। तो n बाई v1 क्या था, m1, तो m ऑफ x क्या हो गया हमारा m1 बाय x। तो जितने टाइम से आप उसके वॉल्यूम को बढ़ाओगे उतने ही टाइम से, ठीक है, उसका मोलैरिटी रेसिप्रोकेट हो जाएगा। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन आयनिक में पूछे जाते हैं। व्हेन वॉल्यूम इज डबल्ड कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, व्हेन वॉल्यूम इज ट्रिपल्ड कंसंट्रेशन 1/3 हो जाएगी, व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीज टू 5 टाइम्स तो कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 5 हो जाएगी। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। अब आता है हमारा एक एडिशनल टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। ओलियम क्या होता है, ओलियम सबसे पहले तो आपका एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स होता है SO3 के साथ, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड और SO3, कहीं कहीं आपको H2SO4 प्लस SO3 मिल सकता है, कहीं पे आपको H2S2O7 भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों केसेस में आप क्या कहोगे कि दैट इज ओलियम, ठीक। ओलियम और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ वेरियस कंपोजिशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन सल्फ्यूरिक एसिड, मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। परसेंटेज लेबलिंग क्या होता है, परसेंटेज लेबलिंग का मतलब है कि मैंने कितना वाटर ऐड किया है, ठीक है, जो कि H2SO4 बना दे, ठीक है, 100 ग्राम ओलियम सैंपल साइज में। परसेंटेज लेबलिंग का मतलब क्या है कि मेरे पास क्या करना है, मेरे पास 100 ग्राम ओलियम है, मैं उसमें कितना वाटर ऐड करूं। अब जैसे ओलियम है तो ओलियम में आपके पास क्या है, H2SO4 प्लस SO3। अब आप इसमें वाटर ऐड करोगे, क्या बनेगा, H2SO3 और एक 4,
यहां पे क्या बन जाएगा आपका H2SO4। तो ये ओलियम में आप कितना वाटर एडिशनल 100 ग्राम में, ओलियम में ये 100 ग्राम ओलियम है आपके पास, इसमें आप कितना वाटर ऐड करो ताकि आपको क्या मिल जाए, सारा का सारा ओलियम किस में कन्वर्ट हो जाए, आपके सल्फ्यूरिक एसिड में। तो वो आपका जो कंसंट्रेशन टर्म है, उसकी जो मेजरमेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। तो 100 ग्राम ओलियम सैंपल में आप कितना वाटर ऐड करोगे ताकि आपका सारा का सारा ओलियम कन्वर्ट हो जाए किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड। means the maximum amount of H2SO4 that can be obtained from 100 gram of such oleum by addition of water। समझ में आई बात। अब देखो 109% अगर ओलियम दिया हुआ है सैंपल मुझे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 100 ग्राम ओलियम सैंपल यानी H2SO4 प्लस SO3 प्लस H2O, ठीक है, H2SO4 बनाएगा, ठीक है। ये क्या है, ओलियम है, इक्वेशन बैलेंस्ड है, राइट। अब देखो ये अगर 100 ग्राम है, अच्छी बात है, तो ये कितना हुआ 109%। का मतलब क्या हुआ कि सैंपल साइज कितना है 109 ग्राम, यानी कि ये 100 ग्राम हुआ तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये 9 ग्राम हुआ। 9 ग्राम में कितना मोल हुआ वाटर, हाफ मोल, यानी कि SO3 भी क्या होगा, हाफ मोल। SO3 का हाफ मोल में कितना मास है, एक मोल में 80 ग्राम, तो हाफ मोल में 40 ग्राम, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो गया 60 ग्राम, राइट। तो आपने कितना वाटर ऐड किया 9 ग्राम 100 ग्राम सैंपल में, ताकि सारा का सारा आपका ओलियम किसमें कन्वर्ट हो गया, H2SO4 में, राइट। तो 109% ओलियम सैंपल मींस विद द एडिशन ऑफ सफिशिएंट वाटर टू 100 ग्राम ओलियम सैंपल 109 ग्राम ऑफ H2SO4 इज एडेड। देखो ये टोटल कितना है 40 प्लस 60 प्लस 9, तो 40 प्लस 60 प्लस 9 विल मेक हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड, 109 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज लेबलिंग, यानी कि 109 ग्राम फॉर्म्ड H2SO4 में 100 ग्राम ओलियम था और 9 ग्राम वाटर था। समझ में आ गया, बढ़िया। इसी तरह मान लो 109% नहीं है, 112% है, तो 100 ग्राम आपका ओलियम का सैंपल, उसमें 12 ग्राम मैंने वाटर ऐड किया, ठीक है, ताकि आपका कंप्लीट कन्वर्जन हो गया SO3 का किसमें, H2SO4 में, राइट। अब एक क्वेश्चन है, इसमें हमको मास ऑफ फ्री SO3 प्रेजेंट बताना है 100 ग्राम सैंपल में, जिसकी लेबलिंग है 109%, ठीक है। 109% अभी बताया, 9 ग्राम पानी 100 ग्राम ओलियम, ठीक है। तो SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4 आपका, ठीक है। तो ये 9 ग्राम है क्योंकि 109% है, तो ये कितना हुआ हाफ मोल, तो ये भी कितना हुआ हाफ मोल, और ये हाफ मोल हुआ तो ये हुआ 40 ग्राम, और सल्फ्यूरिक एसिड पहले लिया हुआ था ओलियम सैंपल में, वो कितना हो गया आपका 60 ग्राम। समझ में आ गई बात, इजी पीजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा लास्ट कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, और ये लास्ट है तो ये स्पेशल भी है। इसमें स्पेशल बात क्या है, ये H2O2 सॉल्यूशन क्या है, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, वही देखना चाहते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि H2O2 जो है वो डिकम्पोज होता है, ठीक है। हम इसकी इक्वेशन देखेंगे बाद में, लेकिन मैं पहले यहां पे लिख देता हूं H2O2 जो है वो डिकम्पोज होता है H2O प्लस हाफ O2 में, राइट। ये हमने डिसोसिएशन लिख दिया। अब हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ को डिफाइन कैसे करते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को वॉल्यूम H2O2 से भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप 1 लीटर हाइड्रोजन परऑक्साइड लेते हो, ठीक है, क्या लेते हो 1 लीटर हाइड्रोजन परऑक्साइड लेते हो, तो एसटीपी पर, ये रही आपकी एसटीपी कंडीशन 1 atm एंड 273 केल्विन, तो एसटीपी कंडीशन पे आपके ऑक्सीजन का कितना मोल आप बना सकते हो, उसे आप क्या कहोगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। कितना वॉल्यूम बनेगा 1 लीटर H2O2 डिकम्पोजिशन से, वो आपको क्या कहलाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो ये रिएक्शन है हमारे पास, राइट, ये रिएक्शन है। अब देखो 1 लीटर से कितना बनेगा, ये आपके पास लिक्विड है और ये आपके पास गैसियस है, तो 1 लीटर लिक्विड से कितना वॉल्यूम गैस का बनेगा वो देखना है। अब ऐसे मत बोलना सर ये 1 से हाफ बनेगा ना, वो गैसेस के लिए होता है, वो वॉल्यूम रेशियो गैसेस के लिए होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मोलैरिटी ऑफ H2O2 है, उसको मैं लिख सकता हूं N ऑफ H2O2 अपॉन V ऑफ H2O2
तो ये लिखना सही होगा। वॉल्यूम ऑफ H2O2 कितना लिया है हमने, कितना लिया है 1 लीटर, राइट। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, m of H2O2 n of H2O2 अपॉन 1, क्योंकि वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो ये स्टेटमेंट आ गया हमारे पास। चलो बहुत अच्छा, आगे देखते हैं। H2O2 और O2 के अगर हम वॉल्यूम को रिलेट नहीं कर सकते बिकॉज वन इज लिक्विड एंड अनदर इज गैस, लेकिन हम मोल्स को तो कर सकते हैं कि इसका 1 मोल इसका आधा मोल बनाता है। तो O2 के जितने मोल्स होंगे H2O2 के मोल्स उतने डबल हो जाएंगे। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं O2 के मोल्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास H2O2 के मोल्स आ जाएंगे। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं मोल्स ऑफ O2 इंटू 2, राइट। ये हो गया मेरे पास मोलैरिटी ऑफ H2O2, राइट। O2 के मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूं, जो कि वॉल्यूम मिलेगा मुझे किसका, O2 का। तो यही तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। डेफिनेशन पढ़ो, मींस वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर एट 1 atm एंड 273 केल्विन। तो 273 केल्विन और 1 atm है, तो वॉल्यूम बाय 22.4, ये मोल्स हो गया ना, राइट। तो यहां से m ऑफ H2O2 कितना आ गया, V इन लीटर्स अपॉन 11.2। और यहां से अगर मैं निकालना चाहूं कि V वॉल्यूम स्ट्रेंथ जिसको हम कह रहे हैं m इंटू 11.2 लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं, राइट। तो यहां पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 11.2 इंटू मोलैरिटी। ये मोलैरिटी किसकी है, H2O2 की, राइट। ये आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया, राइट। समझ में आ गया, इजी है। यहां पे अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं ओवर।